नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन में। आज हम लोग इकाई 7 की कहानी अमृतसर आ गया को पढ़ेंगे। ये कहानी भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी हुई है और ये भीष्म साहनी जी हैं और इन्होंने भारत विभाजन पर बहुत ही अच्छी कहानी ये लिखी है, अमृतसर आ गया। ठीक है। तमस कहानी भी इम्पोर्टेंट है इनकी, भीष्म साहनी जी की तमस कहानी भी है। ये दो कहानी नहीं है, उपन्यास है तमस। ठीक है। और भीष्म साहनी जी ने अमृतसर आ गया भी लिखी है। तो दोनों ही अगर रचनाओं को देखें तो दोनों ही रचनाएं भारत पाकिस्तान विभाजन के ऊपर लिखी गई रचनाएं हैं। ठीक है। तो आज हम लोग पहले जो भीष्म साहनी जी हैं उनका जन्म कब होता है, वो उनका किस तरीके से उनकी कृतियां आई और कौन-कौन सी इन्होंने कहाँ पर काम किया, इन सब की चर्चा करने के साथ-साथ हम लोग अमृतसर आ गया कहानी का कथानक भी पढ़ेंगे। साथ में मुख्य उद्धरण कौन-कौन से पात्र हैं और जो मुख्य कथा वस्तु है उसके बारे में जानेंगे। भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 1915 ईस्वी में रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। इन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। तो किस परंपरा के लेखक रहे हैं ये? तो प्रेमचंद की परंपरा के लेखक माने जाते हैं। कौन? भीष्म साहनी। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के पूर्व अवैतनिक शिक्षक, मतलब जिनको वेतन नहीं दिया जाता था, होने के साथ साथ ये व्यापारी थे, तो व्यापार करते थे। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। तो कब समाचार पत्रों में लिखने का काम किया था? जब विभाजन हो गया था। उन्होंने नई कहानियां नामक पत्रिका का संपादन भी किया। भीष्म साहनी हिंदी फिल्म के अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। ठीक है। तो बलराज साहनी ये उस समय भी मुख्य अभिनेता के रूप में आते हैं। आपके माता पिता को पता होगा बलराज साहनी के बारे में। उन्हीं के भाई थे, छोटे भाई थे। कौन? भीष्म साहनी। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह कौन कौन सी हैं? तो मेरी प्रिय कहानियां है, भाग्य रेखा है, वांगचू है, निशाचर आदि इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। याद रखिएगा। उन्हें सन 1975 ईस्वी में अपने उपन्यास तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो तमस उपन्यास 1973 में आया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1975 में। 1983 ईस्वी में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड तथा सन 1998 ईस्वी में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकार से विभूषित भी किया गया। तो इनको इतनी सारी ख्यातियों से पुरस्कृत भी किया गया है। सबसे पहले तो इनको साहित्य अकादमी दिया गया 1975 में, 1983 में सोवियत लैंड पुरस्कार, उसके बाद 1998 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण अलंकार से भी विभूषित किया गया। अमृतसर आ गया है भीष्म साहनी द्वारा रचित एक बहुचर्चित कहानी है जो भारत पाक विभाजन के परिदृश्य को प्रस्तुत करती है। विभाजन की घोषणा के उपरांत भड़की सांप्रदायिकता, जब विभाजन हो गया था तो जो सांप्रदायिकता भड़की थी उसी के आधार पर ये कहानी भीष्म साहनी जी लिखते हैं और उनका ये यथार्थ एक तरीके से कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, अनुभव है। सांप्रदायिकता की भावना को साकार रूप देने का एक सफल प्रयास साहनी जी ने अपनी कहानी अमृतसर आ गया में बखूबी किया है। विभाजन के समय जो चिंगारी लोगों के हृदय में सुलग रही थी वह सांप्रदायिकता दंगों के रूप में सामने आई। पूरे के पूरे गांव जला दिए जाते थे। ट्रेनों में किस तरीके से माताओं बहनों के साथ में व्यवहार होता था, गदर मूवी आपने देखी होगी। तो कहीं ना कहीं वो रियलिटी जो यथार्थ है वही इस कहानी में दिखाया गया है। और ऐसे ही जब तमस मैंने उपन्यास पढ़ाया था, लाखों सिकड़ियां कुएं में कूद गई थी जिंदा, और फूल फूल की लाशें उनके ऊपर तक आ गई थी पानी में सड़कर। तो ये सांप्रदायिकता, ये जो भीषण सांप्रदायिकता फैली थी उस समय भारत पाक विभाजन के दौरान में, तो उसी की जो कहानी है, उसी की जो रियलिटी है उसको प्रस्तुत किया है साहित्य के माध्यम से भीष्म साहनी जी ने। कहानी में भीष्म जी ने एक रेलगाड़ी का वर्तमान पाकिस्तान के किसी शहर से निकलकर अलग अलग स्टेशनों से होते हुए अमृतसर पहुंचने तक इस रेल यात्रा के दौरान होने वाले तनाव विवाद को छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा दर्शाया गया है। तो एक ट्रेन के अंदर का ही सारा परिदृश्य है, किस तरीके से विचार चल रहे हैं आपस में लोगों के बीच में, है ना। और किस तरीके से जो शरणार्थी है, पैसेंजर है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है ना। लात मार करके उसकी छोटी लड़की को और या फिर लड़के को डंडे से मारकर सर पे उसके लहूलुहान किया जा रहा है। ये सारी कहानी में दिखाया है भीष्म साहनी जी ने। जैसे जैसे रेलगाड़ी आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे तनाव बढ़ता जाता है। कुछ पठान यात्रियों द्वारा हिंदू यात्रियों के उपहास व दुर्व्यवहार को इस कहानी में प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। विभाजन की त्रासदी के लाखों लोगों को भावनात्मक और विचारात्मक धरातल पर ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तथा आत्मिक स्तर पर भी प्रभावित किया है। पूरी कहानी मैंने पढ़ाई हुई है। यूनिट
7 हिंदी कहानी के नाम से प्लेलिस्ट है। वहां पे 21 की 21 कहानियां जो है वो पढ़ा दी गई हैं। उन कहानियों को अगर आप मूल कहानी को पढ़ लेते हैं तो जो ये नोट्स मैं पढ़ा रही हूँ, ये नोट्स तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि उस कहानी में है क्या। ठीक है। कहानी के मुख्य पात्रों को देखें तो लेखक स्वयं कहानी कहता है। कहानी का मुख्य पात्र है जो सभी घटनाओं का साक्षी भी है ना। तो लेखक कौन? भीष्म साहनी जी। सरदार का एक इसमें चित्रण आया है। हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है जो वर्मा, जो वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका है। यह गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाता है। पठान है। 3 पठान मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र हैं जो अत्यंत उग्र स्वभाव के हैं। बाबू है, दुबला पतला व्यक्ति जो पेशावर का रहने वाला है। जो पेशावर का रहने वाला है। कहानी के प्रारंभ में वह डरपोक सा जान पड़ता है, लेकिन कहानी के अंत में वह उग्र रूप धारण कर लेता है। जैसे ही सांप्रदायिकता की आग उसके सीने में सुलगती है, उसका उग्र रूप, लगता नहीं था वो दुबला पतला व्यक्ति ही कातिल होगा एक मुसलमान का, वो इसमें दिखलाया गया है। पेशावर का रहने वाला है। बुढ़िया है, मुंह सिर ढककर रेलगाड़ी में माला जाप कर रही थी, मतलब नाम जप कर रही थी, तथा उसके कथन से वे उदार हृदय की जान पड़ती थी। अब इसकी समीक्षा देख लेते हैं। भयानक हिंसा रक्तपात के बीच विभाजन की त्रासदी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वाधीन भारत का जन्म हुआ। ये तो सभी को पता है स्वाधीन भारत का जन्म कब हुआ था। सारे उत्साह और उल्लास पर अवसाद को गहरी काली छाया आच्छादित थी। एक ओर पाकिस्तान बनने की घोषणा की जा चुकी थी, दूसरी ओर दिल्ली में स्वाधीनता दिवस के समारोह का भव्य आयोजन था। लेखक दिल्ली के स्वाधीनता दिवस समारोह को देखने जा रहा है। गाड़ी में उसने जो कुछ भी देखा महसूस किया वही प्रस्तुत कहानी में वर्ण विषय है। तो लेखक कहाँ जा रहा है? स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है दिल्ली में, वही बनाने के लिए वो दिल्ली उस गाड़ी में चढ़ा है जो कि 15 अगस्त 1947 का ही समय है। इस कहानी में इस सत्य को उद्घाटित किया गया है कि सांप्रदायिक भावना को विनष्ट करने के लिए विभाजन कोई उपलब्धि नहीं थी। विभाजन के पश्चात भी जातिगत विद्वेष और घृणा दिल दहला देने वाली अमानवीय कृत्य समाज में यत्र तत्र दृष्टव्य है। विभाजन हो चुका है। गाड़ी में बहुत से लोग बैठे हैं जिसमें 3 पठान हैं, एक सरदार और एक दुबला पतला बाबू विशेष उल्लेखनीय है। गाड़ी में बैठे लोग भविष्य में जीवन की रूपरेखा बना रहे थे। कोई भी अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं था। किसी को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि कौन सा कदम सही होगा और कौन सा गलत। पर हंसी मजाक का दौर सामान्य गति से चल रहा था, जिसमें विशेष आकर्षण का केंद्र पठान और बाबू बने हुए हैं। झेलम स्टेशन से गाड़ी छूटने पर पठान मांस और नान रोटी खाने का प्रयोजन बनाते हुए बाबू को आमंत्रित करते हैं। बाबू के द्वारा मांस खाने से इनकार करने पर उसका मजाक उड़ाते हैं, है ना। वो जनाना कहता है उस जो मुसलमान लोग होते हैं, वो जो दुबला पतला बाबू बैठा रहता है, पहले तो उसको आमंत्रित करते हैं कि आओ खा लो। जब वो मना करता है तो उसको एक तरीके से जनाना बोलते हैं कि क्या जनाना की तरह बैठे हुए, इस तरीके से खिल्ली उड़ाते हैं। कहानी में पूरा पूरा इसमें आया है ये चित्रण। वजीराबाद स्टेशन का वातावरण की तब्दीली को लेखक की पैनी दृष्टि भाप जाती है। ठीक है, कि पैनी दृष्टि भाप जाती है कि अवश्य दंगा हुआ है। तो वजीराबाद का स्टेशन कुछ ऐसा हुआ है कि आग जल रही है, धुआं उठ रहा है, काले लोग भाग रहे हैं, अपना सारा सामान जितना वो ले सकते हो सामान लेकर के स्टेशनों की ओर दौड़ रहे हैं। तो लेखक जो भाप जाता है कि यहाँ दंगा हुआ है। नए मुसाफिरों के चढ़ने पर हर बार प्रतिवाद और विरोध अगाध गति से चल रहा था, पर चढ़ने वाले चढ़ते जा रहे थे। तभी एक व्यक्ति मैले कुचैले कपड़ों से युक्त काले रंग की संदूक घसीटते चढ़ता हुआ और किसी को चढ़ने के लिए आवाज देता है। सहसा उसकी पत्नी और बच्ची एक मतलब उसकी बिटिया होती है, बच्ची भी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। डिब्बे में बैठे लोगों के विरोध के बावजूद वह अपना सामान चढ़ाने में लगा रहता है और कहता है कि टिकट है जो मेरे पास टिकट है तो मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूं। और तभी डिब्बे में बैठा पठान उसे निकालने के लिए उद्यत होता है और बिना सोचे समझे लात जमा देता है, जो गलती से उसकी पत्नी के कलेजे पर लग जाती है और वह पीड़ा से चिल्ला उठती है। डिब्बे में सन्नाटा छा जाता है। फिर भी पठान उससे निकालना ही चाहते हैं और उसका सामान उठाकर फेंकने लगते हैं। अचानक गाड़ी छूट जाती है और व्यक्ति बदहवास सा चिल्लाने लगता है कि सामान पूरा चढ़ नहीं पाया, जल्दी उतरो। और अंत में वे तीनों व्यक्ति उतर जाते हैं। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघती हुई आगे बढ़ने लगती है।
तभी लेखक के बगल में बैठा बाबू बाहर लगी आग, जो संभवतः दंगे का परिणाम था, से लेखक को अवगत कराता है। सभी मुसाफिरों की दृष्टि उसी दृश्य पर लग जाती है। गाड़ी के शहर छोड़कर आगे बढ़ने पर सन्नाटा और दहशत का वातावरण दिखता है। बाबू किसी अज्ञात आशंका से सीट पर से उठकर दो सीटों के बीच की जगह पर लेट गया। पठान मजाक में उसे औरत की संज्ञा से अभिहित करते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया, और अगले स्टेशन पर उसे जनाना डिब्बे में बैठने की सलाह देते हैं। बाबू शांत निश्चल बैठा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। सारा वातावरण बोझिल, अनिश्चित, स्तब्ध, अशांत, सशंकित था। सहसा दुबला बाबू ऊंची आवाज में बोला, हरवंशपुरा निकल गया है। थोड़ी देर में पुनः चिल्लाता है, शहर आ गया है, अमृतसर आ गया। उत्साह से उछलकर खड़ा हो जाता है और उत्तेजित स्वर में चिल्लाता है, ओ वे पठान के बच्चे, नीचे नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर। मतलब जब शहर पाकिस्तान, जो विभाजन हुआ है ना, जब विभाजन मान लीजिए हो गया, अब भारत यहाँ पे है, पाकिस्तान यहाँ पर है, तो कुछ कुछ स्टेशन जब आते हैं, जैसे गाड़ी तो चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो कुछ स्टेशन पाकिस्तान में है, कुछ स्टेशन भारत में आ गए हैं। तो हरवंशपुरा जैसे ही निकलता है, वैसे ही जब अमृतसर आता है, तो वो पठान एकदम खुश हो जाता है और खुशी से वो चिल्लाता है, फिर कहता है, तो मेरा इलाका है, होता है ना कि मेरा इलाका आ गया, अब तुम बोल के दिखाओ मुझे जनाना। तो कहता है, नीचे उतर, कहाँ गया। बाबू गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर गालियां बकने लगता है, लेकिन बाबू के आने से पहले ही पठान उस डिब्बे से निकल जाते हैं। बाबू के हाथ में लोहे की छड़ है। वह पठानों के निकल जाने पर अपना आक्रोश और अफसोस व्यक्त करता है। गाड़ी पुनः समतल गति से चलने लगती थी। यात्री नींद में ऊँग रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी कि कोई व्यक्ति निवेदन कर रहा था, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी से, गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाजा भी खोल दिया। या अल्लाह, उस व्यक्ति ने अस्फुट स्वर के साथ इत्मीनान की सांस ली। उसी वक्त बाबू ने चमकते छड़ से उस पर भरपूर वार किया। उसके पैर लड़खड़ा गए, उसकी आंखें अधखुली हैं, होंठ फड़फड़ा रहे हैं, मानो वे देखना सुनना चाहते हैं कि आखिर किस गलती की सजा उन्हें दी गई है। अब यहाँ बाबू की गलती है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा है, सांप्रदायिकता सभी के अंदर मौजूद है, हिंदू मुसलमान, है ना। तो वो सारी चीजें इसमें परिलक्षित होती दी गई हैं कि जब पठान उतर जाते हैं कि जानते हैं कि भैया अब अमृतसर आ गया है, बच के निकल लो, नहीं तो कहीं ना कहीं हम भी दंगे में मतलब दंगे में अगर फंस गए तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो एक स्टेशन पहले उतर जाते हैं इसी वजह से, है ना। अब उसको तो गुस्सा आ रहा है, छड़ उठा रखी है, तो वो उसके ऊपर वार कर देता है। जो दूसरा आता है अपरिचित होता है, लेकिन जाति का अंतर होता है, हो सकता है वो मुस्लिम हो, है ना, तो उसके ऊपर वो वार कर देता है। उसकी औरत अभी भी पटरी के साथ इन बातों से अनभिज्ञ दौड़ रही है। तभी वह आदमी कटे पेड़ की तरह गाड़ी से गिर पड़ा। अब लोहे की छड़ मार दी है उसको, तो जैसे पेड़ गिरता है ना, जब काट दो पेड़ तो कैसे गिरता है, वैसे ही वो उसका आदमी भी ट्रेन से गिर पड़ता है। उसकी पत्नी का भागना भी बंद हो गया, मानो उनका सफर एक साथ खत्म हो गया। बाबू संयत होकर पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। क्या उस व्यक्ति का दोष मात्र इतना था कि वह मुसलमान था? हाँ, तो जो वो लड़का आदमी चढ़ता है वो मुसलमान था। क्या वो इंसान नहीं था? क्या उसको मारने से उस हिंदू औरत का दर्द मिट गया? या उन पठानों की पाशविकता पर ही अंकुश लगा? लेखक ने इन सारे प्रश्नों का उत्तर कहानी के माध्यम से रखा है कि सांप्रदायिकता का मुख्य कारण विवेक शून्यता है, जिससे व्यक्ति जाति एवं धर्म में विभेद पैदा कर व्यक्तिगत स्वार्थ में बंधा होकर अपने मार्ग से भटक चुका है। उसकी आंखों में इंसान के बजाय हिंदू मुसलमान दिखते हैं और वह अपने देश, जाति, धर्म को वफादारी सिद्ध करने के लिए उन्मादित होकर अमानवीयता और पाशविकता का परिचय देता हुआ इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह मार डाल रहा है। महज हिंदू मुसलमान होने के कारण लोग निर्दोष होते हुए भी मात्र बदले की भावना से मारे जाएंगे, जो बदले की भावना पुनः सिर उठाकर इसी घटना को पुनरावृत्ति करेगी, इसी घटना की पुनरावृत्ति करेगी। संपूर्ण कथा के केंद्र में मुख्य पात्र बाबू है, जिसके माध्यम से लेखक ने व्यंजित किया है कि किस प्रकार जाति और धर्म के ऊपरी विभेदों की चकाचौंध में खोकर व्यक्ति में मानवीयता से अमानवीयता का प्रादुर्भाव होता है और व्यक्ति विवेक शून्य होकर पाशविकता से पूर्ण कृत्यों के द्वारा अपने उन्माद की इतिश्री करता है। इस संपूर्ण कथा को लेखक ने प्रतीकात्मक व्यंग और व्यंग्यात्मक शैली में रखकर अपनी शिल्प विधान की विशिष्टता का प्रभाव पाठकों पर डाला है। निष्कर्षतः अमृतसर आ गया है कहानी स्वतंत्रता के समय के भयावह सच को मार्मिक रूप से अभिव्यक्त करती है। स्वतंत्रता मिल चुकी है, विभाजन हो चुका, उसके बाद भी जो हिंसा भड़क रही थी,
है ना। अब क्योंकि हिंदू हिंदू भारत में रहे, जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान की ओर भागे, तो ये जो विभाजन का जो समय था, जो दौर था, वो चित्रण किया है भीष्म साहनी जी ने। क्योंकि 1915 में तो इनका जन्म ही हुआ था, है ना। 1947 में आजादी मिली थी। ठीक है, ठीक है। तो ये नवयुवक के रूप में थे सामने, और ये अपना यथार्थ इस कहानी में बता रहे हैं। यह विभाजन की आड़ में सांप्रदायिकता की तस्वीर प्रस्तुत करती है। उस समय तत्कालीन परिवेश, उस समय में व्यक्तियों की सांप्रदायिक सोच, तनाव और दहशत को पूरी शिद्दत से छोटी छोटी घटनाओं व दृश्यों के माध्यम से पाठक के मानस पटल पर अंकित करने में यह कहानी पूरी तरह समर्थ है। देश विभाजन के समय की परिस्थितियों को इस कहानी के माध्यम से बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब जो कथन जो इंपॉर्टेंट आए हैं, एज इट इज, मैंने आपको कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट कथन मुझे लगे वो यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। उन दिनों के बारे में सोचता हूं तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे थे। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीत जान पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। इंपॉर्टेंट कथन है, इसको ध्यान रखिएगा। अमृतसर आ गया कहानी से है। अगला है, कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक रहेगा, कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और कौम में आजादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आजादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी, और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। अगला है, जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है, और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है। और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ। घुसे आते हैं। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया कहती है ये। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमी, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया है ना। जिसको वो धक्के देकर उतार देता है पठान, है ना, उसके साथ में एक बच्ची भी रहती है। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई, और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा, दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था, और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है, मतलब कौन हिंदू है कौन मुसलमान। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे, मतलब लेखक की सीट पर आ गए थे सरदार जी। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया, लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे। लाम मतलब वर्मा के किस्से। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे, और बात बात पर खीखी करते हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहते थे। इंपॉर्टेंट है, ये लाम की लड़ाई अगर आई है ना, तो उसने कहा था कहानी से कंफ्यूज हो सकते हैं, याद रखिएगा, ये अमृतसर आ गया कहानी से लिया गया है, ठीक है। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा, कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे, और योम ए आजादी की तैयारियां चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता है देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आजादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी, और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला कथन। अगला है, शहर आ गया है, वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। कौन? दुबला पतला बाबू बोलता है। उसने फिर कहा और उछल कर खड़ा हो गया, और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, अबे ओ पठान के बच्चे, नीचे उतर, नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं, मतलब गालियों से वो उसको संबोधित करने लगता है।
ठीक है, तो ये आपका कहानी जो है अमृतसर आ गया, बहुत तनावपूर्ण वाली कहानी थी जो कि जो कि भीष्म साहनी जी ने लिखी है, और उनका ये वास्तविक एक तरीके से देखा जाए अनुभव है, और उसी को इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से पृष्ठ पर उतारा है। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इस लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। यूट्यूब चैनल का लिंक है। ठीक है, और अगर नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए 7209973250 पर। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।